बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली तौर पर रिव्यू एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड आ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। तो ये देखें, हम यहाँ पर डायग्राम अगर देखें बुक के ऊपर जो उसने बना रखी है, अब वो कह रहा है अगर एक कोऑर्डिनेट प्लेन को, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये देखिए 1 2 3 और 4, तो कितने पार्ट्स बन गए 4। तो इससे ये पता चला एक्स और वाई एक्सिस डिवाइड कर देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, पॉइंट 4 -4 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। फिर से कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम आए तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, यानी प्लस और माइनस। ये हमने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये देखिए इसमें दोनों प्लस की वैल्यूज होती हैं, ये भी प्लस ऊपर भी प्लस। इसमें देखिए एक्स नेगेटिव होता है और ऊपर को वाई पॉजिटिव होता है। जबकि थर्ड वाले में देखें एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। जबकि फोर्थ वाले में देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ जा रहा था। तो ये प्लस माइनस, ठीक है। तो जो सा ऑप्शन उसने हमें पूछा है प्लस का 4 और माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 इधर और माइनस का 4 इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो लिहाजा फिर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाले का, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। तो जब हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसके जैसे नेम से ही वाज़ेह है कि यूनिट वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि मैग्नीट्यूड 1 रखता है। तो लिहाजा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3i + 4j। और ये साइडों पे जो डबल बार है ये बेसिकली बता रही है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, 3i + 4j का। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, हमने पढ़ रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। x² का मतलब यानी x के लॉन्ग जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो i जो है उसका कोफिशिएंट x के लॉन्ग होता है, प्लस j का जो कोफिशिएंट है 4 वो y एक्सिस के लॉन्ग होता है, ठीक है। तो यूं x² + y², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिहाजा इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 5 के। लिहाजा फोर्थ एमसीक्यू का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 5, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू में वो कह रहा है इफ a इज इक्वल टू लैम्डा बी देन a एंड b आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये a वेक्टर है और ये लैम्डा है और ये b वेक्टर है। तो लिहाजा हमने क्या किया, b वेक्टर से एक स्केलर मल्टीपल कॉमन लिया है। तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि जब भी किसी वैल्यू से हम कोई वैल्यू कॉमन ले लें तो वो दूसरी वैल्यू के इक्वल आ जाए, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, ठीक है। तो वेक्टर बी में से हमने -2 कॉमन लिए, तो -2 कॉमन लेने से वेक्टर ए वाला आंसर आ गया है, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे अगर हम इस बी की जगह ए लिख लें और इस -2 की जगह हम लैम्डा लगा लें और इस ए की जगह हम बी लिख लें, ठीक है, तो ये देखें ये बिल्कुल वही सिचुएशन हमारी बन जाती है जो कि हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। तो लिहाजा जब भी आप किसी एक वेक्टर से एक स्केलर मल्टीपल कॉमन लें तो तब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसके मतलब डिटेल से पढ़ सकते हैं। वैसे भी जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे उसमें पैरेलल वेक्टर पर हमने बड़ी डिटेल से बात की थी। तो अभी बस आप इतना याद रखें, जब भी इस तरह दो वेक्टर आपस में इक्वल लिखे हों और एक वेक्टर में से आप कोई वैल्यू कॉमन ली हो तो उसे हम दोनों वेक्टर को पैरेलल बोलेंगे। अब ये जो सिक्स्थ एमसीक्यू है इसमें वो कहते हैं अगर ओ ए वेक्टर इक्वल हो ए वेक्टर के और ओ बी वेक्टर हो बी वेक्टर के देन ए बी वेक्टर इज। अब यहाँ पे ना हमने ए बी वेक्टर जोन सा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें ये ए बी वेक्टर जोन्स है ना, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है कि हम ओ बी में से माइनस करते हैं ओ ए को, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो हमें ए बी वेक्टर मिल जाता है। जब हमने पोजीशन वेक्टर को से वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था ना तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल क्यों होता है। बड़ी डिटेल से इस पर हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर यहाँ पे, और ओ ए वेक्टर किसकी इक्वल है, ए के, तो इसकी जगह ए आ गया। तो लिहाजा ए बी फिर किसके इक्वल आएगा, बी माइनस ए के। तो इसका करेक्ट आंसर देखें ए वाला, बी वेक्टर माइनस ए, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन वेक्टर शोज। तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या करता है, मूवमेंट करता है। ये देखिए ट्रांसलेशन वेक्टर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। दरअसल मूवमेंट होती है एक पॉइंट से, ठीक है, ना ही ये रोटेट करता है
और ना ही डीफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये रोटेशन वाला भी ऑप्शन नहीं है, डीफॉर्मेशन वाला नहीं है, और ना ही इनलार्जमेंट, ना ही उसका साइज बदलता है, बल्कि वो कांगुरेंट रहता है। तो दरअसल ट्रांसलेशन वेक्टर हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पढ़ा था ये मूवमेंट है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे की तरफ। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद सम ऑफ टू वेक्टर इज, जब हम दो वेक्टर का सम निकालते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो दो वेक्टर को प्लस करने से जो चीज हासिल होती है वो वेक्टर ही हासिल होता है, ना ट्राइंगल के हासिल होती है, ना स्केलर वैल्यू आती है, ना ही लेंथ, बल्कि एक वेक्टर ही मिल जाता है। उसके बाद नाइन्थ वाला जो एमसीक्यू है उसमें कहते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब ये वाला जो नाइन्थ वाला एमसीक्यू है और जो 10th वाला एमसीक्यू है, ये दोनों बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करने हैं। एक में उसने पूछा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है कि ओ से पी की तरफ हमने जो सा है वो वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। जबकि ये वाला जो 10th वाला है इसमें कहता है फ्रॉम पॉइंट पी टू ओ, यानी पी टू ओ इधर ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों में आपने फर्क मद्देनजर रखना है। यहाँ भी ओ का मतलब ओरिजिन ही है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं और पी के कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ ओ पी वेक्टर निकालना है, तो ओ पी, तो पहले ओ है तो ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, और फिर पी है तो पी के क्या है 3,-2। अगर आपको याद हो, मैं दोबारा से अगर आपको फॉर्मूला बता दूं रिपीट करके, तो हमने वैसे बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर हों तो हम उनके दरमियान कैसे, दो वेक्टर के कोऑर्डिनेट हों तो उनके दरमियान कैसे वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 आई लगाते हैं साथ, प्लस y2 माइनस y1 j लगाते हैं साथ। ये जब भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हों तो आपने ये फॉर्मूला जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता है ये xy होता है, ये भी xy होता है, ठीक है, ये 1 1 ये 2 2। अब देखिए वही फार्मूला x2 माइनस x1, तो 3 माइनस आ गया 0, और इसके साथ आएगा i प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, ठीक है, और माइनस, और y1 क्या है 0, और साथ आ जाता है j, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 0 करेंगे तो 3i हो जाएगा, और प्लस -2 माइनस 0 करेंगे तो -2 हो जाएगा, साथ में j आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 3i प्लस माइनस माइनस 2j। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने बस स्टेटमेंट याद रखनी है कि विद रिस्पेक्ट टू o का मतलब है कि o से p की तरफ हमने जो सा है वो पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगा के, तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके तो वेक्टर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j। ये देखें बी वाला ऑप्शन है करेक्ट इसका, 3i माइनस 2j। अब लास्ट वाला एमसीक्यू है, उसमें पी ओ वेक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पहले p की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, और p के पॉइंट्स हैं यहाँ कोऑर्डिनेट 3,4, और फिर o के, और o के हैं हमारे पास वही ओरिजिन के 0 0 होते हैं, ठीक है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां हमारे पास दोनों एक्सेस मीट करते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन कहलाता है। अब इधर भी वही वाला फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, माइनस x1 क्या है 3, और साथ आ जाता है i, फिर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 क्या है 4, ठीक है। ये जहन में बस आपके रहे कि यहाँ पे p और o इस तरतीब से लिखना है, पहले p फिर o, और यहाँ पे ये आपके जहन में रहे कि पहले o लिखना है फिर p लिखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -3i आ गया, और प्लस 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -4, साथ आ गया j। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3i और प्लस माइनस माइनस 4j, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है -3i माइनस 4j। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से देखें सी ऑप्शन में -3i माइनस 4j, ठीक है, दोनों के साइन माइनस के, और पहले आई और फिर जे, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करके जब पूरा चैप्टर आपने अच्छे से सीख रखा हो, तो फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर जब आप एमसीक्यूज को समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। यहाँ पे हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और वो कह रहा है इनका वेक्टर फाइंड करें, और फिर जो वेक्टर का आंसर आएगा उसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। तो हमने एमसीक्यू के अंदर भी अंडरस्टैंड किया, जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड करना हो तो हमने फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 साथ i लिखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 साथ में j लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज्यादा वाज़ेह करना चाहूँ, ये भी xy होता है, फर्स्ट वाले पॉइंट्स के साथ 1 1 और सेकंड वाले के साथ 2 2 आता है। अब x2 क्या है -12, माइनस x1 क्या है 7, ये आ गया, साथ में i आ जाएगा प्लस फार्मूला का, फिर y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 7, ठीक है, और साथ में j आ जाता है। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, सेकंड में से फर्स्ट को, फिर सेकंड में से इस सेकंड को, ठीक है। -12 और -7 -19, साथ में i आ गया, प्लस 0 में से 7 माइनस करेंगे -7 हो जाएगा, साथ आ गया j, और ये हमारे पास हो जाएगा -19i और प्लस माइनस -7j।
अब ये तो हमारे पास आ गया वेक्टर का आंसर ए बी का। अब ये जो हमारे पास आंसर आया इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीकेकार होता है कि इसके वेक्टर के गिर्द इस तरह स्ट्रेट बार डाल दे जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी जो एक्स के लॉन्ग वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इनके स्क्वायर लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है -19 का स्क्वायर। -19 के स्क्वायर का मतलब है कि -19 को -19 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो गया 361, और प्लस माइनस का स्क्वायर लिया, प्लस 7 का स्क्वायर लिया 49 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 361 में प्लस कर देंगे 49, 361 प्लस 49, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 410, ठीक है। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। पहले हमने वेक्टर ले लिया और फिर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 410। अब इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी सबसे पहले ए बी का वेक्टर निकालेंगे फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो उसी तरह से वेक्टर फाइंड करने के लिए हम ए बी के ऊपर वेक्टर का सिंबल डाल देंगे, और x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 9 आ गया, ठीक है। साथ में आई और फिर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे y2 की वैल्यू है 11 माइनस y1 की है 3, तो आ गया 11 माइनस 3 और साथ में आ गया j, ठीक है। अब 2 में से 9 माइनस करेंगे तो -7, साथ आएगा i, प्लस 11 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 8j। अब ये हमारे पास वेक्टर ए बी का आंसर आ गया। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये वेक्टर लिखा और ये मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार, और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो x के लॉन्ग वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस जो y के लॉन्ग वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट x के लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है तो -7 का स्क्वायर प्लस फार्मूला का होता है, और फिर j के कोफिशिएंट क्या है 8 यानी y एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू उसका स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन किए, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 64। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 49 में प्लस कर देंगे 64, 49 प्लस 64, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 113, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपने पहले वेक्टर फाइंड करना है फिर उसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5/3i प्लस 1/3j। तो यहाँ पे हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 5/3i प्लस 1/3j, ठीक है। तो इस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उसको उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखें वेक्टर ए तो हमारे पास मौजूद है, मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वेक्टर ए को डिवाइड करना है हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर ए का सबसे पहले उसी तरह से जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया है, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी एक्स के लॉन्ग जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, प्लस जे जो है वो वाई के लॉन्ग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, नीचे 3 का स्क्वायर लिया 9, और इधर 1 का स्क्वायर लिया 1, और नीचे 3 का स्क्वायर लिया 3 3 9 है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम जो है वो एलसीएम के थ्रू सोल्व कर लेंगे। तो यूँ वेक्टर ए का हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब देखिए 9 और 9 बेस सेम है ना, तो जब हमारे पास सेम वैल्यू हो तो वही उसका एलसीएम आ जाता है। 3 3 9 3 9 फिर 3 1 3 3 1, तो यूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 3 3 9। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 9 को 9 पे डिवाइड किया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड किया 1, 1 1 जार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ वेक्टर ए का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगा 25 में 1 प्लस करेंगे 26 हो जाएंगे, ओवर आ जाएगा 9। अब हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। 26 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 26 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 वो आ गया 3, जबकि स्क्वायर रूट 26 से हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डेसिमल में आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का। अब देखेंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है ए वेक्टर का। अब ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हमें मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये सिंबल जोन सा है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है
5/3i प्लस 1/3j, तो ऊपर वो वैल्यू लिखेंगे 5/3i प्लस 1/3 और साथ में आ गया j, ठीक है। और फिर ये डिवाइड आ गया हमारे पास ये वाला। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर क्या है, √26/3, तो यहाँ पे आ गया √26/3, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इस पर डिवाइड हो रही है ना, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड है ना 26/3, जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और √26 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रफ वर्क में मैंने बताया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल है, ये आ गया 5/3i वैसे का वैसे ही, प्लस ये 1/3j वैसे का वैसे ही, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो वो 3 ऊपर चला गया और √26 नीचे आ गया, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप जोन सा है वो हम इधर आगे कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखें यूनिट वेक्टर ए, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब ये जो 3/√26 है, ये इन दोनों टर्म्स के साथ, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5/3i भी मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3/√26 के साथ, ठीक है। और फिर ये प्लस आ गया, और फिर ये वाली जो वैल्यू है 1/3j, ये भी मल्टीप्लाई करेगी, 1/3j ये भी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 3/3 ऊपर लिखेंगे, 3/√26 है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। देखें ये 3 से कट हो जाएगा ना, ऊपर रह गया 5, नीचे रह गया √26 और साथ में ये वाला i आ गया, ठीक है। और फिर ये प्लस आ गया, यहाँ भी ये 3 से कट हो जाएगा, ऊपर रह गया 1 1 1 और नीचे रह गया √26 और साथ में ये वाला j रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, जो कि उसने फाइंड करने को बोला था। तो आपने क्या करना है, जो यूनिट वेक्टर दिया होगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट करनी है, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, 3 ऊपर √26 नीचे, फिर इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यूं हमारे पास जो गिवन वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i - a, बी वेक्टर इक्वल टू 3i + j एंड सी वेक्टर इक्वल टू 4i + j, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। तो ए बी सी वेक्टर की वजह से हमने ये वाले वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया, पहले 5 है, 5 लिखेंगे, 5 के साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है जो गिवन में वो है 3i + j, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। जब भी बाहर माइनस हो, ब्रैकेट में वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। ए वेक्टर है तो ए वेक्टर है 2i - j, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस सी है, तो सी वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ चूंकि बाहर प्लस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई इशू नहीं है, 4i + j, ठीक है। अब 5 जोन है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 15i हो गया, और 5 को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5j हो गया। अब ये माइनस के साइन से जब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2i हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस j हो गया, ठीक है। और आगे ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी, +4i + j। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो i वाली टर्म्स हैं उन सबको एक साथ सोल्व करेंगे, और जो j वाली हैं उनको आपस में कैलकुलेट करेंगे। i वाली कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें तो 15i है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 15, प्लस का है, फिर 2 जो है माइनस का है, -2 लिखा i का, फिर उसके बाद प्लस का 4 है तो ये लिखा +4। तो ये तीनों i की वैल्यूज को सोल्व किए तो आ गया 17, और साथ में हम लिख देंगे i। अब j वाली तीनों टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, प्लस का 5 है, प्लस का 1 है और प्लस का 1 है, तो देखिए 5 और 1 6 और 1 7j हो जाएगा, ठीक है। तो यूं 3 i की टर्म्स थी, उनको आपस में कैलकुलेट कर लिया, 3 j की थी, तीनों को आपस में कैलकुलेट किया, तो इस तरह इस वेक्टर का आंसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ 8a + b + 5c हमने फाइंड करना है। पहले 8a है, यानी a वेक्टर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 8 के साथ, 2i - j है, यहाँ पे आ गया 2i - j, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस का b, तो प्लस b वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3i + j, तो यहाँ पे आ गया 3i + j। उसके बाद 5c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो +5, और ब्रैकेट में c वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है 4i + j, 4i + j। अब इनको जोन सा है वो हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16i, और -8 को j से मल्टीप्लाई किया, 8j हो गया, +3i और +j वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 4 20i, और फिर 5j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो +5 का j आ गया।
अब आई वाली तीनों टर्म्स को कैलकुलेट करें तो देखिए हमारे पास है सबसे पहले 16, तो लिखेंगे 16, फिर उसके बाद है प्लस का 3 तो प्लस 3 आ गया, फिर उसके बाद है प्लस का 20 आई, ठीक है। तो ये आई वाली तीनों टर्म्स को सोल्व किया तो आ गया 39, ठीक है। तो 39 साथ आ गया आई। अब जे वाली टर्म्स देखें तो सबसे पहले है ये -8, तो लिखेंगे -8, फिर उसके बाद है जे में +1, तो ये आ गया +1, फिर लास्ट वाली वैल्यू है +5, तो ये हमारे पास कैलकुलेट किया जे वाली टर्म्स को तो आ गया -2, ठीक है। तो -2 और साथ में लिख देंगे जे। तो यूं 8i प्लस बी प्लस 5c वेक्टर का जो फाइनल आंसर है वो 39i - 2j। वहीं थर्ड पार्ट है हमारे पास सी वेक्टर है। सबसे पहले तो सी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे वो है 4i प्लस जे, तो यहाँ पे आ गया 4i प्लस जे। उसके बाद प्लस का बी है तो प्लस बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे वो है 3i प्लस जे, तो ये आ गया 3i प्लस जे। और उसके बाद -4 है तो -4 लिख के ब्रैकेट में ए वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि -4 ए वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो है 2i माइनस जे, यहाँ पे आ गया 2i माइनस जे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये वाली जो पहले वाली टर्म्स है इनको वैसे का वैसे लिख लिया, 4i प्लस जे प्लस 3i प्लस जे, ठीक है। अब ये -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 -8i हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4 को जे से मल्टीप्लाई किया 4j हो गया। अब आई वाली तीनों टर्म्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आई वाली टर्म है जो वो है 4, फिर है +3, ठीक है, फिर है -8। तो 4 + 3 और फिर -8 कैलकुलेट किया तो ये हो जाता है -1, ठीक है। तो 1 चूँकि नहीं लिखते, सिर्फ आई लिख देंगे, माइनस का आई। अब जे वाली टर्म्स देखिए तो हमारे पास जे वाली तीनों टर्म्स प्लस की हैं, +1j +1j 2j और +4j, 4 और 2 6j हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आई वाली टर्म्स को आई वाली के साथ और जे वाली को जे के साथ सोल्व कर लिया, तो इस वेक्टर का आंसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इससे हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमने इक्वेशन को दोबारा से लिख लिया है। सबसे पहले काम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 2xi, ये वैसे का वैसे ही, प्लस वाई जे है ये वैसे का वैसे ही, और ये प्लस के साइन के साथ जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आई हो जाएगा, फिर ये इस प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे +5j हो जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही 1/4i -8j, ठीक है। अब हमने इन वैल्यूज को अरेंज करना है। पहले आई वाली टर्म्स लिख लेते हैं, 2xi, एक ये वाली आई की टर्म है, एक ये वाली है -i। आई वाली टर्म्स को लिख लिया, अब जे वाली लिख लेते हैं। एक है प्लस ये yj है, इसको लिख लिया, और एक ये +5j है, इसको लिख लिया, ठीक है। दो हमारे पास आई वाली टर्म्स थी वो पहले आ गई, फिर 2j वाली थी वो आ गई, और इज इक्वल के 2 के बाद वाली वैल्यू वैसी की वैसी 1/4i -8j। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आई वाली टर्म्स हैं दोनों, इन दोनों में से आई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये आई कॉमन आ गया, इधर से आई कॉमन आया, बाकी रह गया 2x माइनस ये आई कॉमन आ गया और इसकी जगह बाकी 1 रह गया। इन दोनों टर्म्स में से देखें तो इधर दोनों में से j कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर j कॉमन लिया, बाकी रह गया y, प्लस इधर से j कॉमन लिया, बाकी रह गया 5, ठीक है। और इज इक्वल टू के बाद वाली अगेन वैल्यू वैसी की वैसी 1/4i -8j। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब ये सिचुएशन उस फॉर्म में आ चुकी है कि हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, ठीक है। i और j के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में i का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2x - 1, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर आई का कोफिशिएंट क्या है राइट हैंड साइड पे 1/4, इसको इसके इक्वल रख लेंगे। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जे का कोफिशिएंट क्या है y + 5, ये आ गया, और इधर राइट हैंड साइड में जे का कोफिशिएंट क्या है -8, ये आ गया, ठीक है। तो यूं आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के इक्वल रख लेना है और जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यूज को बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखें हमें x चाहिए ना, -1 है, सबसे पहले इसको उधर मूव करेंगे तो -1 इधर आके +1 हो गया। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया। 4 और 1 का एलसीएम लिया 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं, आंसर आया 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस इस 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2x = 1 में 4 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 5/4 हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 जोन से है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जोन से है वो यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 5 के साथ डिवाइड हो गया है, ठीक है।
और अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 5/4 2 आ जाएगा 8 है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमारे पास जोन से है वो x की वैल्यू आ गई। अब इधर से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, +5 है, उधर जाके जोन सा है वो -5 हो जाएगा। तो -8 और -5 माइनस के 13 हो जाते हैं, ठीक है। तो यूँ इस तरह से सबसे पहला काम आपने ये ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, फिर आपने इनको अरेंज करना है, फिर i और j कॉमन लेके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। i को i के इक्वल, j के कोफिशिएंट को j के इक्वल, 1 से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी दूसरे से। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लॉट a b and c टू फॉर्म अ ट्रायंगल abc, also translate triangle abc to triangle a prime b prime c prime by translation vector 5i minus 2j। तो यहाँ पे हमें a b c 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी मदद से हमने एक ट्राइंगल बनानी है और फिर वो जो ट्राइंगल आएगी उसको ट्रांसलेट करना है a प्राइम b प्राइम c प्राइम में ट्रांसलेशन वेक्टर 5i माइनस 2j का इस्तेमाल करते हुए। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारी एक्सरसाइज 6.3 में जिसमें हमने ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर को अंडरस्टैंड किया था उसी से मुतल्लिक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इन 3 पॉइंट्स की मदद से हमने एक ट्राइंगल ABC बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्राइंगल ABC बना लिया है। इस सारे प्रोसेस में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने 2 एक्सिस ले लिए, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, ठीक है। और ये हमने तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का हर साइड को रखा है। x एक्सिस पॉजिटिव में, नेगेटिव में, y एक्सिस में पॉजिटिव में, नेगेटिव। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस चाहें सेट कर सकते हैं, लेकिन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल रखना है। अब सबसे पहला पॉइंट था x-5 और y3, ठीक है। तो x-5 ये था और y का 3 ये था, तो ये पहला पॉइंट हमने a ले लिया। फिर दूसरा पॉइंट था b, x-2 और y3, ये देखिए ये x एक्सिस का -2 और ये y का 3, इसको लोकेट करके यहाँ पे डॉट लगा लिया। फिर C पॉइंट था हमारे पास x-4 और y5, ये देखिए ये x एक्सिस का -4 और ये y एक्सिस का 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। पॉइंट्स को लोकेट करने का तरीका मैंने एक्सरसाइज 6.3 में बता दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है। अब आगे चलते हैं। जब हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई है तो अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है इस फॉर्म में। तो उसके लिए हमें न्यू वर्टेक्स चाहिए a प्राइम, b प्राइम और c प्राइम, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू वर्टेक्स a प्राइम फाइंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास जो न्यू वर्टेक्स बनाने का तरीकेकार है वो क्या है कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है उसके अंदर इस ट्रांसलेशन वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो हमें न्यू वर्टेक्स मिल जाता है। इसी तरह बी का जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर को प्लस करने से बी प्राइम, इसी तरह सी में। तो यही तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये जो ए हमारे पास पॉइंट है इसको पहले हम वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए आई और जे की फॉर्म में लिख लेंगे। -5 और ये x एक्सिस के जो अलॉन्ग होती है वैल्यू वो i को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर +3 जो है y एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसके साथ j आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग वेक्टर है जो पॉइंट है a वो आ गया, प्लस इसके अंदर हमने ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है इसको प्लस करना है और वो है 5i माइनस 2j, ठीक है। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा -5i प्लस 3j और फिर उसके बाद ये +5i हो गया 5i और ये प्लस माइनस -2j हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, i को i में सोल्व कर -5i प्लस 5i कट हो जाएंगे, 0 रह जाएगा, 0i लिख लेंगे, प्लस 3j माइनस 2j, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1j आ जाएगा, और 1 आपको पता है साथ नहीं लिखते, सिर्फ j आ गया। तो यूं हमारे पास इसका जो a प्राइम के पॉइंट्स बनेंगे, i का कोफिशिएंट x एक्सिस के लॉन्ग होता है तो वो 0 आ गया, और j का कोफिशिएंट 1 है तो वो y एक्सिस के लॉन्ग होता है 1 आ गया। तो यूं न्यू प्राइम x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गया 0,1। अब इसी तरह हम अगला वर्टेक्स न्यू वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे b प्राइम, ठीक है। और उसके लिए भी हम b को प्लस करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर में। b क्या है, -2,3, -2 x एक्सिस पर है, इसके साथ i आएगा, ये y एक्सिस पे है, इसके साथ j आएगा, -2i प्लस 3j, ठीक है। तो इसमें हम प्लस कर लेंगे जो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर 5i माइनस 2j है उसको, 5i माइनस 2j। अब इनको ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा -2i प्लस 3j और फिर ये प्लस 5i हो गया और ये प्लस माइनस 2j हो गया, ठीक है। अब देखेंगे -2i है, ये प्लस 5i है, तो 5 माइनस 2 3i हो जाएंगे प्लस के, प्लस का 3j है, माइनस का 2j है, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, प्लस का 1j आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास b प्राइम के जो कोऑर्डिनेट आ गए x, y की फॉर्म में, i का कोफिशिएंट जो है वो x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और j का कोफिशिएंट 1 है और वो y एक्सिस y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। तो 3,1 हमारा b प्राइम आ गया। अब इसी तरह अगला वर्टेक्स न्यू वर्टेक्स लास्ट वाला c जोन से है, c प्राइम उसको फाइंड करते हैं। उसके लिए c के अंदर हमने प्लस करना है ट्रांसलेशन वेक्टर को, -4i प्लस 5j हो जाएगा, -4i प्लस 5j और ये हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हमने प्लस कर लेना है ट्रांसलेशन वेक्टर
वो है 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j। अब इनको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास लास्ट वाला c प्राइम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, माइनस 4i प्लस 5j, ठीक है, और ये प्लस 5i हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 2j हो जाएगा। अब i को i में और j को j में सोल्व करें, माइनस 4i प्लस 5i, तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। 5 माइनस 4 प्लस का 1 आई हो गया, और 1 साथ में नहीं लगाते। 5j माइनस 2j, तो 5 माइनस 2 3j हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट की फॉर्म में, तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और j का कोफिशिएंट 3, तो x, y की फॉर्म में 1,3 आ गया। अब ये जो तीनों पॉइंट्स a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम आए हैं, इनकी मदद से हम इस ओरिजिनल फिगर की जो ट्रांसलेटेड इमेज है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0,1, इसको लोकेट करते हैं, x 0 है और y 1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये x 0 है और ये y का 1 है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट इस जगह पे बनेगा, और इस जगह पे हम लिख लेंगे कि ये हमारा a प्राइम है, ठीक है। थोड़ा साइड पे करके लिख लेंगे, ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है 0,1 हो गया, x 0 है, y 1 है, ठीक है। इस जगह पे x 0 है और ये y का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x 3 है और y 1 है। अब देखिए ये x 3 है, x एक्सिस का 3, और ये y का 1 इसके सामने आएगा, ठीक है। तो ये x एक्सिस का 3 ऊपर को ले जाएंगे, ठीक है, और ये y का 1 इधर को लेके आएंगे, ये लाइन, ठीक है। तो हमें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे x 3 है और y 1 है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट b प्राइम आ गया। अब तीसरा पॉइंट है c प्राइम, वो देखें क्या है, x 1 है और y 3 है, ये देखिए ये x 1 है, ठीक है, और ये y का 3 है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x 1 की लाइन ऊपर को ले जाएंगे, ठीक है, ये x की लाइन ऊपर को, और ये y का 3 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें लास्ट पॉइंट c प्राइम, तीसरा पॉइंट मिल गया। इसके ऊपर हम लिख देंगे कि ये c प्राइम है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी जो सी फिगर है वो ट्रांसलेटेड वो आ जाएगी, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, a को b के साथ ज्वाइन कर देंगे, और फिर b को c के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इनको हम इरेज कर देंगे। अब ये जो हमारे पास ओरिजिनल फिगर है, इसको हमने थोड़ा सा जो सा है वो इस तरह से डार्क करके शेड कर देना है, ठीक है, ताकि ये वाज़ेह रहे कि ये ओरिजिनल इमेज है, और जो इसकी ट्रांसलेटेड इमेज आई है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज से जो बनी है, उसको हम थोड़ा सा कम जो सा है वो डार्क करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लाइट रखेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे और इस वाले को थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है, जो हमने इनके न्यू वर्टेक्स के पॉइंट से बनाई है, ठीक है। इस तरह इसको थोड़ा सा लाइट रखते हुए हमने शेड कर लिया। अब हमने लास्ट काम ये करना है कि एरो जोन से हैं वो बना देने हैं, ए से ए प्राइम की तरफ, बी से बी प्राइम की तरफ, सी से सी प्राइम की तरफ, ठीक है। ये ए है, ये ए प्राइम, तो इसके इस वर्टेक्स से इस तरफ ऐसे हमने एरो बना देना है, ए से ए की तरफ, फिर बी से बी की तरफ ऐसे, ठीक है, इधर भी एरो बना देंगे बी से बी की तरफ, और फिर सी से सी की तरफ भी ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करूं तो इस सारे क्वेश्चन में सबसे पहला काम ए बी सी इन तीन पॉइंट्स की मदद से एक ट्राइंगल हमने बना ली, ठीक है। इस तरह ग्राफ के ऊपर ए बी सी की मदद से ये ट्राइंगल बन गई। फिर हमने इन तीनों पॉइंट्स के हमने प्राइम लिए, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। ए के अंदर हमने ट्रांसलेशन वेक्टर, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी, इन तीनों को प्लस कर लेना है। जब प्लस कर लिया तो तीनों नए पॉइंट्स मिल गए। उन तीनों नए पॉइंट्स की मदद से ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम की मदद से हमारे ये वाली ट्राइंगल बना ली जो कि इस ओरिजिनल इमेज की ट्रांसलेटेड इमेज थी। यही काम हमने करना था। ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से हमने ए बी सी को ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम के ट्राइंगल में रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ये जाहिर करें कि आया कि ये जो 4 पॉइंट्स है इनसे बनने वाली ए बी सी डी वो एक पैरेललोग्राम ही फिगर बनती है। तो इस बात को हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बना लिया है पैरेललोग्राम, और इसको हम नेम दे लेते हैं ए बी सी एंड डी का। पैरेललोग्राम की अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ए बी डी सी के पैरेलल है होगी, और ये वाली जो साइड होती है वो इसके पैरेलल होती है, ए डी बी सी के। तो हमने यही काम करना है, इस साइड का वेक्टर और इस साइड का वेक्टर फाइंड करना है,
और इस साइड का और इस साइड का वेक्टर फाइंड करना है। अगर ए बी का वेक्टर डी सी के इक्वल आ गया और ए डी का वेक्टर बी सी के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी से बनने वाली पैरेललोग्राम ही है। तो सबसे पहला काम हम ए बी और डी सी इन दो के वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी लिख लेंगे हम, सबसे पहले ए और बी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ए बी के और डी सी के, ठीक है। हम इधर को जा रहे हैं, इधर से इधर को रीड कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू में भी इधर से इधर को रीड करेंगे, डी से सी की तरफ। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,3, ठीक है। और इधर डी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,6 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 7,6 है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको दो पॉइंट्स के दरमियान जोन सा है वो वेक्टर फाइंड करना हो तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला जोन सा है वो याद रखना है। जब भी दो पॉइंट्स के बिटवीन में वेक्टर फाइंड करना हो तो x2 माइनस x1 साथ आई लिखते हैं प्लस y2 माइनस y1 साथ में j लिखते हैं, ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है इन दो के दरमियान वेक्टर को फाइंड करने के लिए। तो वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 2, x2 माइनस x1 साथ में आ गया i प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 3 और साथ में आ जाएगा j, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं 6 माइनस 2 4i हो गया और प्लस 3 माइनस 3 0j हो गया। तो यूं ए बी के दरमियान जो वेक्टर है वो हमारे पास आ गया 4i प्लस 0j। इसी तरह से यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए डी सी के दरमियान वेक्टर फाइंड करते हैं। ये जो एरो है ये वेक्टर का सिंबल है। उसी तरह x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 3 साथ आ गया i प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 6 और साथ में आ गया j। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 7 माइनस 3 4i हो गया प्लस 6 माइनस 6 हमारे पास 0j हो गया, ठीक है। तो ये डी सी का वेक्टर आ गया। तो यूं देखें ए बी का वेक्टर भी 4i प्लस 0j और डी सी का वेक्टर भी 4i प्लस 0j। इसका मतलब ये साइड इसके क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ए डी का और बी सी का। इधर भी देखिए हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं ना, तो जैसे इस साइड को जा रहे हैं उसी तरह से इस तरफ को जाएंगे, ए से डी की तरफ बी से सी की तरफ। तो इनके दरमियान वेक्टर फाइंड करेंगे ए और डी, ठीक है, और बी और सी, बी एंड सी। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 2,3 वो यहाँ पे आ गया और डी के कोऑर्डिनेट है 3,6 यहाँ पे आ गया 3,6 और बी के कोऑर्डिनेट है 6,3 और सी के कोऑर्डिनेट है 7,6 है। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो वेक्टर फाइंड करते हैं। ए डी है तो ए डी लिख के ऊपर वेक्टर का सिंबल x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 साथ में आ जाएगा i प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 आ जाएगा, y2 माइनस y1 साथ में आ गया j। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 साथ में नहीं लिखते हैं सिर्फ i आ गया प्लस 6 माइनस 3 3 हो जाएंगे साथ में j आ गया, ठीक है। तो यूं देखिए हमारे पास ए डी का वेक्टर आ गया। अब इसी तरह बी सी का वेक्टर फाइंड करेंगे। वेक्टर ऑफ बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 साथ i आ जाएगा और प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 और साथ में j आ गया। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 चूंकि साथ में नहीं लिखते हैं 1 शो नहीं हो रहा था लेकिन 1 होता है, प्लस 6 माइनस 3 आ जाएगा और साथ में j आ गया। तो यूं देखें ए डी का भी वेक्टर i प्लस 3j और बी सी का भी वेक्टर i प्लस 3j। तो इससे ये साबित हुआ कि ये और ये आपस में पैरेलल है और ये साइड आपस में पैरेलल है क्योंकि इन तमाम के वेक्टर आपस में इक्वल आए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी वेक्टर ये पैरेलल का सिंबल, ठीक है, ये डी सी के पैरेलल है एंड और दूसरा जोन सा है वो हमारे पास है ए डी ये पैरेलल है बी सी के। वेक्टर ऑफ ए डी ये पैरेलल का सिंबल, दो लाइनें ऐसे लगाते हैं, ये है पैरेलल किसके बी सी के। तो इनके आपस में पैरेलल होने की बिना पे हम कह सकते हैं कि वो जो ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं शोज दैट द गिवन पॉइंट्स, जो ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी यानी उनकी बात हो रही है, शो दैट द गिवन पॉइंट्स फॉर्म वो बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरह आपने बड़ा सिंपल है एक डायग्राम बना लेनी है आपने समझने के लिए, उसको इस तरह से नाम दे लेने हैं। इन दो साइड्स के वेक्टर निकालने हैं और इन दो के साइड्स के वेक्टर निकालने हैं। इसका वेक्टर इसके इक्वल आ जाएगा, इसका वेक्टर इसके इक्वल आ जाएगा। इस बिना पे हम लिख देंगे कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, सो दैट द गिवन पॉइंट्स फॉर्म पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज वेक्टर्स टू शो दैट द ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle where the points A, B and C have coordinates 1,2, 4,6 and 7,2 respectively। तो वो कह रहा है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने 4 पॉइंट्स दिए थे और कहा था कि आया कि इनसे बनने वाली डायग्राम पैरेललोग्राम है, उसी तरह यहाँ A, B, C तीन उसने हमें
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ठीक है। पहले वाला ए के हैं, दूसरा बी के, तीसरा सी के। वो ये कह रहे हैं इनसे बनने वाली जो ट्राइंगल है आया कि वो एक आइसोसेलिस है। तो इसको मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ले लो, इसको हम नेम दे लेते हैं ए बी सी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए और बी इसका वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर बी सी का वेक्टर निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर सी ए का वेक्टर निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर कोई से दो के आपस में मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स ए बी सी हैं वो एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाती है, ठीक है। आइसोसेलिस ट्राइंगल की डायग्राम जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि उसकी टू साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। उस वजह से कोई से दो मैग्नीट्यूड के आपस में इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इनसे बनने वाली डायग्राम आइसोसेलिस है। तो आइए सबसे पहले हम ए बी है हमारे पास साइड, उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिर बी सी साइड, ठीक है, उसका वेक्टर रूट के दरमियान और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिर सी ए साइड, उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं हम। सबसे पहले ए पॉइंट है हमारे पास 1,2, यहाँ पे आ गया। बी पॉइंट है 4,6, फिर बी पॉइंट है यहाँ पे आ गया 4,6, फिर सी पॉइंट है वो है 7,2 और फिर सी पॉइंट है वो है 7,2 और ए पॉइंट है हमारे पास 1,2, ठीक है। तो इन तीन के दरमियान वेक्टर और इन तीन के दरमियान मैग्नीट्यूड अब हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर हमने निकालना है। उसी तरह वेक्टर का फॉर्मूला बार बार हम पढ़ रहे हैं, x2 माइनस x1 साथ i प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 साथ में j, ठीक है। अब 4 माइनस 1 करेंगे तो 3i हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 करेंगे 4j हो जाएगा। अब ये तो आ गया वेक्टर, ठीक है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो ये वेक्टर लिख के मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी एक्स के लॉन्ग जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, ठीक है, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का हम बार बार पढ़ रहे हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो यूँ 9 में 16 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो पहले वाले ए बी साइड का वेक्टर लेने के बाद और उसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो आंसर है वो 5 आ गया। अब यही प्रोसेस हम आगे वाली दो साइड्स के लिए रिपीट करेंगे। अब हमारे पास है बी सी, तो बी सी का पहले वेक्टर निकालेंगे, वही फार्मूला x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 साथ i लिखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 और साथ में j आ जाता है, ठीक है। अब 7 में से 4 निकालेंगे हम तो 3 आ जाएगा, साथ i आ गया, प्लस 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, साथ में j आ गया। तो यूँ हमारे पास बी सी वैक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस माइनस माइनस 4j हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बी सी का वेक्टर आ गया। अब बी सी का जो वेक्टर आया है इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये मैग्नीट्यूड के लिए साइड्स पे डबल बार आ जाती है और फॉर्मूला आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट -4 है तो इसका स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर लिया 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 हमने किया हुआ है पहले ही, आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। तो देखें दो साइड्स हमने जो सी हैं उनके वेक्टर और उनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए हैं। अब तीसरी साइड है जो हमारे पास वो है सी ए। तो अब सी ए का हमने जो सा है सबसे पहले वेक्टर निकालना है, तो ये सी ए, ये ऊपर वेक्टर का सिंबल आ गया। उसी तरह x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7, ठीक है, और साथ में आ गया i प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 और साथ में आ गया j, ठीक है। y2 माइनस y1 की 1 माइनस 7 करेंगे -6 आ जाएगा, साथ आ गया i प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, साथ में आ गया j। तो ये सी ए का वेक्टर हमारे पास आ गया। अब ये जो वेक्टर आया है सी ए का, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड के लिए डबल बार आ गई, वही फार्मूला स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वो क्या है -6 उसका स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो क्या है 0 इसका स्क्वायर। -6 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, 6 6 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है। 36 में 0 प्लस करेंगे 36 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 है। तो देखिए हमारे पास जो दो साइड्स हैं उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ गए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस कि जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी 5 आया है और बी सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी आया है 5 आया, ये दोनों इक्वल आए हैं 5 के। सो डैट के जो ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है, इज एन आइसोसेलिस, ठीक है।
तो इस तरह बड़ा सिंपल सा काम है, आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है और तीनों साइड्स के आपने वेक्टर और तीनों साइड्स के मैग्नीट्यूड ले लेने हैं। ए बी का वेक्टर, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का वेक्टर, बी सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का वेक्टर और सी ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो साइड्स का वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ जाएगा। इस बिना पे हम कहेंगे कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो क्या है, एक आइसोसेलेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 6i + 8j, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक वेक्टर v की वेलोसिटी हमें दी हुई है, ठीक है, वो है 6i + 8j। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें, तो ये वेलोसिटी और ये इसके मैग्नीट्यूड का सिंबल आ गया। और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी x के लॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी y एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 36 प्लस 64, तो ये हमारे पास आ गया 100। ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, स्क्वायर रूट 100 आ गया 10 के इक्वल। तो लिहाजा हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वेक्टर उसने दिया हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। रही क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 6 का। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 km/h. There is a wind blowing due north at 60 km/h. Find the resultant velocity and its magnitude. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड। जबकि गिवन डाटा में वो कहते हैं एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है ईस्ट पे और एयर स्पीड 200 km/h है, एक डाटा ये दिया हुआ है, और दूसरे में कह रहा है विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ है 60 km/h। तो इन दोनों की बुनियाद पर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 4 डायरेक्शन होती है मेन, उसमें हमारे पास ये ईस्ट होती है, ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट और इधर को साउथ। हम यहाँ पे इन दो डायरेक्शंस का जिक्र हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट का। हम लेट कर लेंगे जो ईस्ट है बी द प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इधर को एक्स एक्सिस प्लस का होता है ना, तो ये ईस्ट को एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लेट कर लेंगे। और ये जो नॉर्थ है ये ऊपर को होता है ना, ऊपर को वाई एक्सिस में होता है ना, तो इसको प्लस वाई डायरेक्शन में हम लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास यहाँ पे एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर ईस्ट पे, तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यू टू ईस्ट, तो v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वेक्टर डाल देंगे, और उसके अलावा यहाँ ईस्ट है ना, तो ईस्ट के लिए हम यहाँ पे छोटा सा e लिख देंगे। ठीक है, यानी वेलोसिटी ड्यू टू ईस्ट, और वो कितनी हमें दी हुई है 200 km/h की फॉर्म में है ना। यहाँ पे 200 किलोमीटर चूंकि हमने x डायरेक्शन में लेट किया ना, तो जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि x डायरेक्शन में जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो x डायरेक्शन में x एक्सिस पे जो वेक्टर का कंपोनेंट हम यूज करते हैं वो i यूज करते हैं, तो इसलिए इसके साथ i आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट x डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए इसके साथ हम i लिख देंगे। और फिर जो दूसरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ विंड ड्यू नॉर्थ, इसको हम वेलोसिटी और यहाँ पे हम छोटा सा n लिख देंगे, और इसके ऊपर ये वेक्टर डाल देंगे। और यहाँ पे ये कितनी है 60 km/h है ना, तो 60 लिख के ये नॉर्थ वाई डायरेक्शन में है ना, तो वाई डायरेक्शन में हम जब हम वेक्टर को लिखते हैं तो उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसके साथ है जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन डाटा आ गया। अब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी और वेक्टर और ये रिजल्टेंट के लिए आर आ गया। और कैसे निकालते हैं, इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे। ईस्ट साइड में जो वेलोसिटी है प्लस, और जो नॉर्थ साइड में वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी। वी ई की वैल्यू क्या है 200i, तो वो यहाँ पे 200i लगा दिया, प्लस वी एन नॉर्थ डायरेक्शन में वो है 60j, तो ये आ गया 60j। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब उसने कहा है कि इसी का मैग्नीट्यूड निकालें। अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये मैग्नीट्यूड के लिए इसके गिर्द स्ट्रेट बार आ गई जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास है 200, तो 200 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 40,000, और प्लस 60 का स्क्वायर लेंगे, 60 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 3600। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 40,000 हमारे पास आ जाएगा 40,000 प्लस 3600, तो ये हमारे पास हो गया 43,600। अब ये जो वैल्यू आई है इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 43
600 ये आ गया 208.8, ठीक है, और इतना ही हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, मज़ीद नहीं लिखेंगे। और साथ में इसके आ जाएगा यूनिट किलोमीटर पर आवर, चूँकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ किलोमीटर पर आवर यूनिट लगा देंगे। तो इस तरह इस सारे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जो एक्स डायरेक्शन है उसको आपने ईस्ट के लिए एक्स डायरेक्शन लेट कर लेना है और नॉर्थ के लिए प्लस का वाई डायरेक्शन लेट कर लेना है। फिर आपने वेलोसिटी एयरक्राफ्ट की लिखनी है ड्यू टू ईस्ट है, उसको वी ई लिख लेंगे ईस्ट के लिए, वेलोसिटी के लिए वी ऊपर वेक्टर का सिंबल, और चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में तो साथ में आई आ जाएगा। और फिर वेलोसिटी लिखेंगे विंड ड्यू टू नॉर्थ, वेलोसिटी ड्यू टू नॉर्थ और वो 60 है, और चूंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसको वाई लेट किया तो वाई एक्सिस पे जो होती है वैल्यू उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आती है। वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी उसके ऊपर हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द वेलोसिटी वो इक्वल आ गया 208.8 किलोमीटर पर आवर।